जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। तो दोस्तों यूपीपीएससी आरओ का फॉर्म आने वाला है और बहुत ही जल्दी उसकी परीक्षा होगी। तो हम यहाँ पर डेली हिंदी की टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। डेली हम हिंदी की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। तो आपको पता है कि आरओ में 60 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। 60 नंबर होते हैं और 60 प्रश्न होते हैं। हर एक प्रश्न 1 नंबर का आता है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, यानी कि 3 गलत उत्तर पर आपके एक सही उत्तर का नंबर भी कट कर दिया जाएगा। ठीक है। और किसी भी एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यूसली हिंदी के टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। मैं आपके लिए कुछ ऐसी टेस्ट सीरीज लेके आऊँगी जिसमें 60 प्रश्न होंगे और कुछ ऐसी लेकर आऊँगी जिसमें 30 प्रश्न होंगे, यानी कि हर एक टॉपिक से 5-5 प्रश्न इंक्लूडेड होंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की टेस्ट सीरीज। तो आपका पहला प्रश्न है, अक्षर का विलोम बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है अक्षर का विलोम क्या है। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो पहले आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, फिर मैं आपको आंसर दूंगी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, छर। अक्षर का विलोम क्या होता है? छर। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर लिखा है स्वर और व्यंजन। तो वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों क्या होते हैं? इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है। जबकि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, पंडित का विलोम बताइए। ठीक है। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। पंडित का विलोम क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मूर्ख। पंडित का विलोम शब्द क्या होता है? मूर्ख। यहाँ पे अन्य ऑप्शंस की बात करें तो विद्वान, ज्ञानी और पंडित, ये तीनों क्या है? आपस में समानार्थी हैं। क्या है दोस्तों? समानार्थी। ठीक है। विद्वान, ज्ञानी और पंडित ये तीनों आपस में समानार्थी हैं और पंडित का विलोम शब्द होता है मूर्ख। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका अगला क्वेश्चन है, कुसुम का विलोम बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कुसुम का विलोम शब्द क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पाहन। पाहन जो है कुसुम का विलोम होगा। कुसुम का शाब्दिक अर्थ होता है फूल। क्या होता है? फूल। तो इसका विलोम क्या होगा? पाहन। ठीक है। बाकी यहाँ पर लिखा है कठोर, वज्र और कोमल, इसका कुसुम से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, वीर का विलोम बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि वीर का विलोम शब्द क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कायर। कायर जो है वीर का विलोम शब्द होगा। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर दिया है बहादुर और महावीर। बहादुर और महावीर जो है लगभग एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि ये आपस में क्या होंगे? समानार्थी शब्द होंगे। क्या होंगे? समानार्थी। और दुष्ट का मतलब क्या होता है? दुष्ट का मतलब होता है दुर्जन। ठीक है। दुष्ट का मतलब होता है दुर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, रथी का विलोम बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि रथी का विलोम शब्द क्या होगा। तो बताइए क्या होगा? सारथी होगा, अरथी होगा, हाथी या महारथी होगा। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अरथी। रथी का विलोम शब्द होता है अरथी। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर लिखा है सारथी। सारथी का मतलब होता है रथ चालक, मतलब रथ को चलाने वाला। जो रथ को चलाता है उसे क्या कहते हैं? सारथी। रथ को चलाने वाले को क्या कहा जाता है? सारथी। तो अगर आपका अनेक शब्दों वाले एक शब्द वाले टॉपिक में ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि रथ को चलाने वाले को क्या कहा जाता है, तो उसके लिए उपयुक्त वर्ड होगा सारथी। ठीक है। और रथी का विलोम होता है अरथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से विलोम शब्द वाले 5 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है शुद्ध अशुद्ध। तो शुद्ध अशुद्ध वाले टॉपिक में आपका पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो शुद्ध अशुद्ध वाला टॉपिक है इसमें 2 तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। या तो आपको सिर्फ शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें से शुद्ध बताइए या अशुद्ध बताइए, या तो शब्द अलग अलग होंगे या फिर एक ही शब्द होगा और उसके 4 रूप दे दिए जाएंगे, या तो आपको वाक्य दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से शुद्ध वाक्य या अशुद्ध वाक्य पहचानिए। ठीक है। तो चलिए बताइए इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो 4 में से 1 शुद्ध है, 3 अशुद्ध है। तो हम देख लेते हैं हमारा सही उत्तर क्या है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रतिदर्श जो है शुद्ध शब्द है। बाकी यहाँ पे सभी के जो रूप है वो अशुद्ध है।
तो चलिए इनको शुद्ध कर लेते हैं। तो दृष्टा इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, दृष्टा होता है। यहाँ पे ये वाला र लगेगा। रचयिता भी गलत लिखा है, रचयिता इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, आहार नहीं होता है, आहार होता है, यहाँ पे आ की मात्रा लगेगी। ठीक है, तो ये हमने सभी शब्दों के शुद्ध रूप लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से एक जो है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बाकी 3 शुद्ध हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आँख। आपको पता है कि आँख में जो है ये वाली चंद्र बिंदी लगती है। ठीक है, और बाकी 5वां गांधी और बांस ये बिल्कुल शुद्ध रूप लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध बताने वाला शब्द का चयन करिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 शब्द हैं वो शुद्ध है, एक अशुद्ध है। अशुद्ध वाले को आपको चूज़ करना, बताइए कौन सा होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भास्कर। भास्कर जो है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बाकी यहाँ पे सभी शुद्ध हैं। तो भास्कर का शुद्ध रूप देख लेते हैं। तो भास्कर का शुद्ध रूप होता है ये, यहाँ पर ये वाले स का नहीं, ये वाले स का इस्तेमाल होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे शोचनी, ज्योत्सना और वांग्मय बिल्कुल शुद्ध रूप लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि रचयिता का शुद्ध रूप ये होता है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। बाकी देख लेते हैं इन सबके शुद्ध रूप क्या होंगे। तो अनुग्रहित नहीं होता है, अनुगृहित होता है। यहाँ पे ये वाली री की मात्रा लगेगी। आहार नहीं होता है, आहार होता है, अभी मैंने आपको बताया। और शिष्टा इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, इसका शुद्ध रूप होता है, यहाँ पे स नहीं होगा, यहाँ पे र होगा और यहाँ पे श होगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि मैं सभी ऑप्शंस को लेते हुए चल रही हूँ। ऐसा इसलिए ताकि आपको एक ही वीडियो में कम क्वेश्चंस में, छोटे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो। तो जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ उसे आप नोट करते हुए चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। देखिए यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध वाले टॉपिक में एक इस प्रकार का क्वेश्चन आया है कि एक ही वर्ड के 4 रूप दिए हैं और पूछा गया है कि शुद्ध रूप क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा। तो ध्यान से उत्तर दीजिए दोस्तों, क्योंकि सभी में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। तो आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दैदीप्यमान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुद्ध अशुद्ध वाले 5 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आपका पहला प्रश्न है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द बताइए। इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द होता है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया जितेंद्री। ठीक है, और यहाँ पे जितेंद्री के 2 रूप दिए हैं। तो हमारा जो शुद्ध रूप होगा वो ये होगा। तो एक इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन में आपकी 2 चीज़ कंप्लीट हो जाती है, एक तो शुद्ध अशुद्ध, एक तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं, जितेंद्री कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, सबको समान भाव से देखने वाला, सबको समान भाव से देखने वाले को क्या कहा जाता है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। तो सबको समान भाव से देखने वाले को समदर्शी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, सबको समान भाव से, एक भाव से देखने वाले को समदर्शी कहा जाता है। जिसने बहुत कुछ देख लिया हो उसे क्या कहते हैं, बहुदर्शी। यहाँ पे लिखा है ना बहु मतलब बहुत, जिसने बहुत कुछ देख लिया हो उसे बहुदर्शी कहते हैं। ठीक है, सबको समान भाव से देखने वाले को समदर्शी कहते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान जो तीनों को देख लेता उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को देखने वाले को हम त्रिकालदर्शी कहते हैं। ठीक है, प्रियदर्शी क्या होता है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी कहा जाता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ। सबको समान भाव से देखने वाले को समदर्शी कहते हैं। जिसने बहुत कुछ देख लिया हो उसे बहुदर्शी कहते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान जो तीनों को देखता है, तीनों को देखने वाले को त्रिकालदर्शी कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो देखने में प्रिय लगे उसे क्या कहते हैं, प्रियदर्शी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है,
जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो तोड़ा ना जा सके या भेदा ना जा सके, दोनों का अर्थ सेम होता है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, उसके लिए एक वाक्य बताइए, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अभेद। ठीक है, जो भेदा ना जा सके या जो तोड़ा ना जा सके उसके लिए उपयुक्त वर्ड है अभेद। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। ठीक है, वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो, चला जा सकता है लेकिन चलना कठिन हो, उसे दुर्गम कहा जाता है। जो संभव न हो उसे असंभव कहते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी सा वर्ड है। जो संभव ही नहीं उसे असंभव कहेंगे, और जिस मार्ग पर चलना कठिन हो उसे दुर्गम कहेंगे। ठीक है, और जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका अगला प्रश्न है, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रियंवदा। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त वर्ड क्या होगा? प्रियंवदा। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो प्रेमिका के लिए एक वर्ड यूज होता है प्रेयसी। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा है, प्रेयसी होगा। प्रेमिका के लिए क्या वर्ड यूज होता है? प्रेयसी। और जो मधुर बोलता है, मतलब जो मधुर भाषा बोलता है या जो मधुर बोलता है उसके लिए मधुर भाषी। ठीक है, जो प्राणों के समान प्यारी हो, जो प्राणों के समान प्यारी हो या जो प्राणों के बराबर प्यारी हो उसे प्राण प्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, तत्सम तद्भव के 5 प्रश्न कर लेते हैं। तो तत्सम तद्भव वाले टॉपिक में आपका पहला प्रश्न है, महुआ शब्द का तत्सम बताइए। महुआ शब्द का तत्सम बताइए। मधुप, मधुक, मधुकर या मधुआ। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? तो महुआ शब्द जो है तद्भव वर्ड है और इसका तत्सम बताना है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मधुक। हमारा जो सही उत्तर हो क्या होगा? मधुक, मधुक और महुआ। ठीक है, अन्य ऑप्शंस की बात करें तो मधुप तथा जो मधुकर होता है इसे भौरे को कहते हैं। मधुप और मधुकर किसे कहा जाता है? भौरे को कहा जाता है। ठीक है, भौरा का तत्सम रूप क्या होता है? भ्रमर होता है। भौरा का तत्सम रूप भ्रमर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका अगला प्रश्न है, सियार का तत्सम रूप क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि सियार का तत्सम रूप क्या होगा। सियार शब्द जो है हमारा तद्भव रूप है। ठीक है, ये क्या है? तद्भव है और इसका तत्सम बताना है, तो इसका तत्सम है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं इसे करेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाएगा, श्रृंगाल। ठीक है, सियार का तत्सम रूप होता है श्रृंगाल। यहाँ पर लिखा है श्रृंगार, यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर ये वाला श्र होगा, श्रृंगार। श्रृंगार जो है ये एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है सिंगार। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ श्रृंगार। श्यालक जो होता है तत्सम वर्ड है और इसका तद्भव होता है साला। ठीक है, तो सियार का तत्सम श्रृंगाल होता है, श्रृंगार का तद्भव श्रृंगार होगा और श्यालक का तद्भव साला होगा। ठीक है, बहुत ही माइनर से डिफरेंस है, तो आप इसको ध्यान से कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, लंगोट का तत्सम शब्द बताइए। लंगोट जो है तद्भव रूप है और इसका तत्सम रूप बताना है, तो बताइए दोस्तों क्या होगा? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लिंगपट। क्या होगा दोस्तों? लिंगपट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? भतीजा का तत्सम शब्द बताना है। भतीजा जो है तद्भव वर्ड है और इसका तत्सम बताना है, तो इसका तत्सम है ऑप्शन नंबर बी, भ्रातृज। क्या होगा दोस्तों? भ्रातृज्या नहीं होगा, ना तो भ्राता या भ्रमर होगा। आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भ्रातृज। ठीक है, अन्य ऑप्शंस की बात करें तो जो भ्रमर है ये भौरा का तत्सम रूप है। भ्रमर जो है भौरा का तत्सम रूप है और यहाँ पे लिखा है भ्राता। भ्राता जो है भाई का तत्सम रूप है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है भ्रातृज्या। भ्रातृज्या जो है भतीजी का तत्सम रूप है। ठीक है, तो भतीजा का तत्सम भ्रातृज्य होता है, भतीजी का तत्सम भ्रातृज्या होता है, भाई का तत्सम भ्राता होता है और भौरा का तत्सम भ्रमर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, इनमें से सौत का तत्सम रूप कौन सा है? ठीक
ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि सौत का तत्सम रूप क्या होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सपत्नी। सौत का तत्सम रूप होता है सपत्नी। सौत एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप होता है सपत्नी। सौतन जो है सौत का पर्यायवाची है। ठीक है, सौतन जो है सौत का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेष शब्द बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि विशेष शब्द क्या होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मानस जो है विशेष शब्द है, तो इसका विशेषण क्या होगा, इसका विशेषण होता है मानसिक। ठीक है, इसका विशेषण मानसिक होता है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर लिखा है वादी। वादी शब्द जो है हमारा विशेष भी होगा और विशेषण भी होगा, दोनों होगा। यहाँ पर लिख देते हैं वाद। वाद का विशेषण मतलब वाद का विशेषण क्या होता है, वादी होता है, साथ ही साथ वक्ता भी होता है। वाद का विशेष शब्द वादी और वक्ता दोनों होता है। ठीक है, अन्य ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर लिखा है विपन्न और विशिष्ट। विपन्न और विशिष्ट ये दोनों क्या है, विशेषण शब्द है, तो इनके विशेष से होंगे विपत्ति, विपत्ति। ठीक है, विपत्ति होगा और विशेष होगा। क्या होगा दोस्तों, विपत्ति और विशेष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो और इस वाक्य में बताना है कि विशेषण कौन सा होगा। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा है चतुर विद्यार्थी। यहाँ पर विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है, चतुर है। तो हमारा विद्यार्थी हो गया विशेष और चतुर हो गया विशेषण। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, चतुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, कोई आदमी आया है। तो अब आपका अगला प्रश्न है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। ठीक है, इस वाक्य में आपको बताना है कि विशेषण क्या होगा। तो यहाँ पर वाक्य लिखा है चतुर विद्यार्थी। यहाँ पर विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है, चतुर है। तो यहाँ पर विद्यार्थी हो जाएगा विशेष और चतुर हो जाएगा विशेषण। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए और आपसे पूछा गया है कि इसमें विशेषण क्या है। सेंटेंस ये है कि कोई आदमी आया है, तो बताइए इसमें से कौन सा विशेषण यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कोई। मैंने आपको बताया है कि कोई हो, यह हो, वह हो, वो होता है सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा सार्वनामिक विशेषण। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और ये दिया, ऑप्शन में सार्वनामिक दिया ही नहीं। तो हमारा सिर्फ कोई वर्ड होगा सार्वनामिक विशेषण। लेकिन ये पूरा वाक्य, इस पूरे वाक्य में प्रयुक्त विशेषण बताना है। तो यहाँ पर ये निश्चय नहीं हो पा रहा है ना कि कौन आदमी आया है, निश्चित ही नहीं है। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक विशेषण होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका अगला प्रश्न है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो यहाँ पर लिखा है वह आदमी, वह क्या है हमारा सार्वनामिक विशेषण, तो एक ये विशेषण हो गया। यहाँ पर लिखा है जो कल आपके, यानी कि यहाँ पे जो हो गया, ये भी हमारा एक विशेषण हो गया। फिर यहाँ पर लिखा है आपके घर आया था, मतलब किसके घर, आपके घर, यहाँ पर आपके भी एक विशेषण हो गया। यहाँ पर लिखा है बहुत बड़ा ठग है, क्या है, बहुत बड़ा ठग। ठग जो हम हो गया हमारा विशेष और ठग की विशेषता क्या हो गई, बड़ा, तो बड़ा भी एक विशेषण हो गया। और यहाँ पे जो बहुत है वो प्रविशेषण है। तो यहाँ पर हमारे कितने विशेषण हुए, 4 विशेषण। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका अगला प्रश्न है, उसका लड़का लंबा है, उसका लड़का लंबा है, इस वाक्य में विशेषण का चयन करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि इसमें विशेषण क्या होगा। यहाँ पर लड़का की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है, लंबा है। ठीक है, तो लड़का हमारा विशेष हो गया और लंबा क्या हो गया, विशेषण। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से विशेषण विशेष वाले टॉपिक में आपके 5 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब आपका अगला टॉपिक है पर्यायवाची। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या है।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भानुजा। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है? भानुजा। यमुना के अन्य पर्यायवाची शब्द भी होते हैं जैसे कि अकरजा, कृष्णा, सूर्यसुता, कालिंदी, तरिणी। ये सब क्या है? यमुना के अन्य पर्यायवाची शब्द। ठीक है, जबकि यहाँ पे लिखा है सविता, ये किसका पर्यायवाची शब्द है? ये है सूर्य का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, प्रमदा, ये किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रमदा जो शब्द है तरुणी का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर लिखा है तनुजा, तनुजा जो है पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है अमृत किसका पर्यायवाची है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमी। अमी जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे कि अमी, सोम, अमी, सुरभोग, जीवनोदक, सुधा, पीयूष। ये सब क्या है? अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि यहाँ पर लिखा है पयोधी, पयोधी किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो पयोधी होता है समुद्र का। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है अर्क, अर्क हो गया, काढ़ा हो गया, आँख हो गया। ये सब क्या है? पौधे के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, पौधे के रिलेशन में इसका यूज़ किया जाता है। पय जो है आप सभी को पता है कि ये जल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि कृष्णा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पर होगा द्रौपदी। ठीक है, और हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा का पर्यायवाची शब्द होगा द्रौपदी। द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे कि द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, पांचाली, सौरंध्री इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका अगला प्रश्न है आग शब्द का पर्यायवाची बताइए। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए और आपको बताना आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई, अनल जो है आग का पर्यायवाची शब्द है। आग के और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? पावक, कृषाणु, दहन, वही, धूमकेतु, वायु सखा। ये सब क्या है? आग के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका आखिरी प्रश्न है इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए कौन सा जो है मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जलोदरी जो है मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मछली के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? तो मत्स्य होता है, मीन होता है, सफरी होता है, इसके अलावा झष होता है, जल जीवन होता है। ठीक है, जलोत्तरी होता है, जल तोरी होता है, लेकिन जलोदरी जो है मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपके आज की आरओ की हिंदी की टेस्ट सीरीज कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।